हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टायर टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश का पॉइंट सीरीज देखेंगे और इसमें हम देख रहे थे शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन जो आपके पार्ट नंबर 7 तक कंप्लीट हो गए हैं। हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 8 और इसमें आपका क्वेश्चन नंबर है 34। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज साइलेंट रीडिंग, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज। तो देखिए आंसर, साइलेंट रीडिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। समझने के लिए साइलेंट रीडिंग यानी कि मौन वाचन जिसे हम कहते हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ट्रेनिंग इन साइलेंट रीडिंग इज ऑफ विटल इम्पोर्टेंस टू द पीपल्स हु आर लर्निंग इंग्लिश फॉर हायर स्टडीज एंड रेफरेंसेस। मौन वाचन में दक्षता ऐसे छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो अंग्रेजी को उच्च शिक्षा के संदर्भ में सीख रहे हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट टू रीड एंड ग्रैस्प इंफॉर्मेटिव मटेरियल टू टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग स्टडीज एज वेल। तो दोस्तों, ग्रैस्प मतलब होता है टू अंडरस्टैंड समथिंग कंप्लीटली। यह महत्वपूर्ण होता है कि पढ़ने के लिए ज्ञानवर्धक चीज़ें पूरी तरह से समझें जिससे कि वो टेक्निकल और इंजीनियरिंग में अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भी चीज़ें छात्र पढ़ें उसको वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो उनके जो भी नॉलेज है उसमें वृद्धि हो और साथ ही वो चीज़ों को और अच्छे ढंग से अंडरस्टैंड करें जिससे कि अगर वो टेक्निकल फील्ड में जा रहे हैं या फिर इंजीनियरिंग में जा रहे हैं तो वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएँ। क्लियर। अब हम आगे देखें, यहाँ पर है द एडवांटेज ऑफ साइलेंट रीडिंग। मौन वाचन के लाभ क्या क्या हैं ये हम देखते हैं। नंबर 1 पर है इट इज क्विकर एंड देयरफॉर सेव्स टाइम्स। ये जल्दी हो जाता है जिससे समय की बचत होती है। यहाँ पे अगर हम बात करें साइलेंट रीडिंग की दोस्तों, तो साइलेंट रीडिंग के माध्यम से जो छात्र होते हैं वो अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग पावर लाते हैं एक तरह से। वहाँ यहाँ पर साइलेंट रीडिंग तब होती है जब शिक्षक इन्हें सारी चीज़ें जो भी लेसन है उस लेसन को अच्छे ढंग से पढ़ा देता है तो फिर एक बार साइलेंट रीडिंग करने के लिए कहता है कि जो भी चीज़ें उन्हें समझ में नहीं आ रही है, जहाँ भी उन्हें प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है या फिर जहाँ पर उन्हें किसी भी चीज़ की मीनिंग नहीं समझ में आ रही है, तो वो चीज़ें वो साइलेंट रीडिंग के माध्यम से खुद जब रीड कर लेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कहाँ पे उन्हें दिक्कत हो रही है, तो वहाँ पे वो टीचर से पूछते हैं। तो इस तरह से वो खुद से जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे उनके समय की बचत होती है। नंबर 2 पर हम देखें, इट इनेबल्स अटेंशन एंड कंसंट्रेट्स ऑन मीनिंग। यह ध्यान को सक्षम बनाता है और अर्थ पर ध्यान केंद्रित करता है। तो दोस्तों, एक तरह से यहाँ पर जो छात्र हैं वो कंसंट्रेट होकर के जो भी मीनिंग है उसके अर्थ को एक तरह से उस मीनिंग को जो भी यहाँ पे चैप्टर है उस चैप्टर में जो भी वो लेसन पढ़ रहे हैं उस लेसन में जो भी मीनिंग है उसको वो समझने का प्रयत्न करते हैं और एक तरह से यहाँ पर वो अपने कंसंट्रेट को मेंटेन करके लेसन को अच्छे ढंग से पढ़ते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए नंबर 3 पर रिजल्ट्स इन ग्रेटर असाइमिलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों, तीसरे का जो मतलब है तीसरे पॉइंट का, यहाँ पर फलस्वरूप बहुत अनुकूल जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, इसके फलस्वरूप जो साइलेंट रीडिंग होती है इसके फलस्वरूप ये होता है कि छात्र एक तरह से उनके अनुकूल जानकारी वो कलेक्ट कर पाते हैं। जो चीज़ें उनको अच्छे से समझ में आती है वो चीज़ें वो समझते हैं, बाकी जो चीज़ें समझ में नहीं आती वो टीचर से पूछते हैं। तो एक तरह से वो कक्षा में अपने आप को जो भी लेसन पढ़ाया गया शिक्षक के माध्यम से उसमें वो खुद को कंसंट्रेट करके चीज़ों जो भी कक्षा का वातावरण है उससे अनुकूलन कर पाते हैं। एक तरह से वो चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से समझ पाते हैं। नंबर 4 पर हम देखें, साइलेंट रीडिंग गिव्स अ सिंथेटिक पिक्चर ऑफ द रीडिंग मटेरियल। साइलेंट रीडिंग पढ़ाई के मटेरियल के लिए कृत्रिम तस्वीर प्रदान करता है। एक तरह से यहाँ पर
शिक्षक के माध्यम से ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है कि जिससे कि छात्र अटेंटिव होकर के लेसन को दोहराते हैं, लेसन को रिवाइज करते हैं जो भी टीचर ने पढ़ाया है। तो एक तरह से यहाँ पे जो माहौल बनता है पढ़ाई का वो शिक्षक के माध्यम से बनाया गया है। तो इस तरह से ये कृत्रिम एटमॉस्फेयर हम कह सकते हैं, कृत्रिम तस्वीर कह सकते हैं। ये जो सीन होता है वो शिक्षक के माध्यम से ही क्रिएट किया जाता है। क्लियर। अब हम देखें नंबर 5 पर, इट हेल्प्स नॉट ओनली इन इंग्लिश बट आल्सो इन अदर सब्जेक्ट टू। दोस्तों ये जो साइलेंट रीडिंग है ये केवल इंग्लिश के लिए ही सहायक नहीं है बल्कि अन्य सब्जेक्ट्स के लिए, अन्य विषयों के लिए भी ये सहायक है, क्योंकि यहाँ पर छात्र अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है जो भी चीज़ें उन्हें शिक्षक के माध्यम से पढ़ाई गई हैं, और जो चीज़ें उन्हें समझ में नहीं आती है साइलेंट रीडिंग के माध्यम से वो चीज़ें वो शिक्षक से पूछते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ उन्हें समझ में नहीं आ रही है, उनको फिर से एक्सप्लेन करें। क्लियर। तो दोस्तों ये आपका, आशा करती हूँ कि ये आपको साइलेंट रीडिंग समझ में आ गई, जहाँ पे आपको हिंदी में कहते हैं मौन वाचन। क्लियर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट आर अनडिजायरेबल थिंग विच शुड बी अवॉइडेड फी मेकिंग फॉर पीपल्स अ गुड रीडर। तो दोस्तों यहाँ पर हमें छात्रों को एक अच्छा रीडर बनने के लिए किन किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए इसके बारे में बात हो रही है। और तो चलिए देखते हैं आंसर। लेट अस लुक एट सम ऑफ थिंग टू मेक अ गुड रीडिंग। इसमें पहला है, लर्नर शुड नॉट रीड अलाउड टू हिमसेल्फ। सीखने वाले को खुद से तेजी से नहीं पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली बात क्या कही जा रही है कि जो लर्नर है चूँकि उसे अभी उतनी अच्छे तरीके से लैंग्वेज के बारे में पता नहीं है, तो सबसे पहले जब शिक्षक उस विषय को पढ़ाए, लाउड रीडिंग जब शिक्षक कराए तभी उसको लाउड रीडिंग करनी चाहिए, जिससे कि जो प्रोनाउंसिएशन शिक्षक कर रहा है वही प्रोनाउंसिएशन वो सीख सकेगा और अच्छे ढंग से प्रोनाउंसिएशन कर पाएगा और साथ ही अच्छे ढंग से वो पढ़ पाएगा। नंबर 2 पर हम देखें, दे शुड बी मेक विजुअल आर्टिकुलेटरी मूवमेंट। तो दोस्तों नंबर 2 क्या कह रहा है कि उनकी स्पष्ट शब्द उच्चारण करने में गति होनी चाहिए। एक तरह से यहाँ पर जो अच्छे रीडर की पहचान हो रही है, गुड रीडर की पहचान की जो छात्र है वो किस तरह से गुड रीडर बन सकता है, तो एक तरह से उसमें स्पष्ट शब्द उच्चारण करने में अच्छी गति होनी चाहिए, जिससे कि वो प्रोनाउंसिएशन करने में कहीं भी हेजिटेट ना हो। क्लियर। नंबर 3 पर हम देखें, देयर शुड बी टंग्ड वॉबलर। उसकी जो जीभ है वो लड़खड़ानी नहीं चाहिए, एक तरह से वो जो भी बोले वो सही तरह से उच्चारित करे। और यहाँ पर हम देखें नंबर 4 पर, देयर शुड नॉट बी सब वोकलाइजर यानी कि विस्पर टू हिमसेल्फ। उन्हें खुद से बड़बड़ाते हुए नहीं पढ़ना चाहिए, इससे वो समझ नहीं पाते। एक तरह से यहाँ पर खुद से बड़बड़ाने की क्या बात है कि जब एक अच्छे रीडर की पहचान क्या होती है कि जब शिक्षक उन्हें पढ़ाता है तो सबसे पहले वो चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखें, वो लिसनिंग करना सीखें। यहाँ पे जब हम लैंग्वेज सीखने का जो भी तरीका होता है कि सबसे पहले आप सुनिए, फिर बोलिए, फिर पढ़िए, फिर लिखिए। क्लियर। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज लर्नर है उसे खुद से बड़बड़ाते हुए नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा पढ़ना चाहिए कि जो शिक्षक उन्हें समझाए उसी तरह से पढ़े। खुद से बड़बड़ाते हुए नहीं पढ़ना चाहिए, इससे कि वो समझ नहीं पाएंगे। एक तरह से वो जब खुद से बड़बड़ाएंगे तो वो चीज़ों को और अच्छे ढंग से समझ नहीं पाएंगे। क्लियर। अब यहाँ पर हम देखें नंबर 5 पे, ही शुड नॉट लुक एट ईच वर्ड सेपरेटली। उन्हें प्रत्येक शब्द को अलग अलग नहीं देखना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो एक ही वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग अलग अलग जगह होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले जब देखा था सिचुएशनल अप्रोच, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पर जब बैंक की बात आई थी तो एक बैंक का मतलब था कि बहन बैंक में काम करती है और लड़की नदी के किनारे बैठी हुई है। इस तरह के सेंटेंस थे जिसमें एक बैंक का मतलब तो बैंक ही होता है और दूसरे बैंक का मतलब नदी का किनारा होता है। तो दोस्तों इस तरह से इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस की एक ही मीनिंग नहीं हो सकती है। क्लियर। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि उन्हें प्रत्येक शब्द को अलग अलग नहीं करके देखना है, बल्कि वहाँ पर उन्हें
प्रत्येक शब्द को एक साथ जोड़कर उसके जो भी मीनिंग है उसको समझने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। क्लियर। अब हम देखिए नंबर 6 पर, दे आई डजंट टेक मच ऑफ ए पास टू मेक द रिकॉग्निशन। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है, उन्हें प्रत्येक शब्द को रुक रुक कर नहीं पहचानने चाहिए। कहने का सेंस यह है कि लिमिटेड टाइम में उन्हें सही गति के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ने की एक गति होती है, प्रत्येक सेंटेंस को प्रोनाउंसिएशन करने की एक गति होती है। कहाँ पर फुल स्टॉप है, कहाँ पे कॉमा है, कहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है, उसी गति के अनुसार ही पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो प्रत्येक शब्द को रुक रुक कर नहीं पहचानना है, ना ही पढ़ना है। तो एक तरह से यहाँ पर ये सारी चीज़ें गुड रीडर की पहचान होती है कि किस वे में वो पढ़े कि वो चीज़ें जो है वो अच्छे ढंग से अंडरस्टैंड भी कर पाए और कहीं भी वो एक तरह से हेजिटेट ना हो और ना ही उनकी जो जुबान है वो लड़खड़ाए, ना ही उनकी जो बोली है, यहाँ पे टंग बबलर लिखा ना, उनकी जो बोली है वो लड़खड़ाए नहीं। तो ये सारी एक अच्छे रीडर की पहचान होती है। जो छात्र है यहाँ पे पीपल्स ए गुड रीडर की बात हो रही है, तो जो अच्छा रीडर है वो यही सारी उसकी विशेषताएं होती हैं। तो दोस्तों अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमें किस तरह से राइटिंग स्किल के महत्व के बारे में देखना है। तो चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल। राइटिंग इज ए टूल यूज टू इनेबल टू एक्सप्रेस फीलिंग्स और थॉट ऑफ पीपल। तो दोस्तों राइटिंग की अगर हम बात करें तो राइटिंग एक उपकरण की तरह है जिससे लोग अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के योग्य होते हैं। इट ऑलमोस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज स्पीच। यह उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि भाषण। दोस्तों अगर हम बात करें राइटिंग की तो दोस्तों अगर आप देखेंगे कि किसी भी राइटर को या फिर पोएट को, तो वो अपनी राइटिंग स्किल की बदौलत ही तो इतने बड़े राइटर बनते हैं, इतने बड़े पोएट बनते हैं। तो एक तरह से जो राइटिंग होता है वो उनका हथियार होता है, वो उनका टूल्स होता है कि उसकी हेल्प से वो अपनी पहचान बनाते हैं। क्लियर। एज फॉर एज स्कूल इज कंसर्न्ड वी मे से दैट वी टीच आवर पीपल्स नाउ टू राइट सो दैट दे कैन। तो यहाँ पर बात करें इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम छात्रों को जो भी पढ़ाते हैं विद्यालय में वो उससे लिख सकते हैं। एक तरह से छात्र अपने अनुभव के आधार पर जो भी चीज़ें उन्हें स्कूल में सिखाई जा रही हैं उसके आधार पर वो अपने जो भी नॉलेज गेन करते हैं उसके आधार पर वो बहुत ही अच्छे ढंग से लिख सकते हैं, क्योंकि अब वो अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं लिखने के माध्यम से। क्लियर। अब आगे हम देखें, यहाँ पर देखिए पहला, कम्युनिकेट विथ अदर्स बाय मीन ऑफ लेटर्स। जिस तरह से हम पत्र व्यवहार के माध्यम से दूसरों से वार्तालाप करते हैं, इसमें भी राइटिंग स्किल का प्रयोग किया जाता है। तो एक तरह से हम बात करें जिस तरह से हम कम्युनिकेट यानी कि दूसरों से बातचीत लेटर के माध्यम से करते हैं, सेम ऐसे ही ये जो राइटिंग स्किल होती है वो एक बात का माध्यम बन जाता है। किस तरह से? लेटर के माध्यम से। तो एक तरह से यहाँ पर हम कहें जिस तरह से हम अपने मुंह के माध्यम से, अपने जुबान के माध्यम से लोगों से बातचीत करते हैं, उसी तरह से हम राइटिंग स्किल के माध्यम से लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर हम देखें नंबर 2 पर, मेक ए रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे आर लर्निंग इन ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। राइटिंग स्किल के माध्यम से रिकॉर्ड रखा जाता है, जिस तरह से लेखा जोखा जिसे हम कहते हैं कि वो भूगोल, विज्ञान, इतिहास आदि विषयों में क्या क्या सीख रहे हैं। तो दोस्तों जो भी हमारे शिक्षक होते हैं वो अपने छात्रों से अपने अपने सब्जेक्ट्स की नोट्स बनवाते हैं राइटिंग स्किल के माध्यम से, और उसके बारे में वो जो नोट्स होता है उसके माध्यम से वो अपने नॉलेज को इंक्रीज करते हैं। तो एक तरह से राइटिंग स्किल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है किसी भी विषय को सीखने के लिए, चाहे वो भूगोल हो या विज्ञान हो या फिर इतिहास हो। क्लियर। अब यहाँ पर हम देखें नंबर 3 पर, रीइंफोर्स व्हाट हैज बीन लर्न थ्रू ओरल एंड रीडिंग मेथड। तीसरे पे, मौखिक और पठन विधि में वो
कितना सीख चुके हैं इसके लिए पुनर्बलन देना लिखित रूप से। तो दोस्तों एक तरह से अगर हम बात करें किसी भी ओरल या फिर जो भी मौखिक रूप से आप कह सकते हैं या फिर जो भी वो पढ़ रहे हैं छात्रों की बात यहाँ पे हो रही है, जो लर्नर है उनकी बात हो रही है, तो उनको लिखित रूप से एक शिक्षक रीइंफोर्समेंट देता है, जैसे गुड, वेरी गुड। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से छात्र को मोटिवेट करती हैं। दोस्तों अगर हम बात करें, ऐसा नहीं है कि हम भी तो अपने बचपन में छात्र रह चुके हैं या फिर अभी भी जब तक हमारी पढ़ाई चलती है हम एक छात्र के रूप में ही रहते हैं। तो एक तरह से जब हमारे टीचर्स हमें लिख करके गुड, वेरी गुड देते हैं या फिर स्माइली फेस बनाते हैं, तो एक तरह से बहुत ही अच्छा फीलिंग आता है कि किस तरह से हमारे लिए इस शिक्षक ने इतने अच्छे कमेंट किए हैं। एक तरह से वो कमेंट ही होता है कि जो वहाँ पे हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो दोस्तों यहाँ पे रीइंफोर्समेंट की बात हो रही है राइटिंग स्किल के माध्यम से। तो एक तरह से शिक्षक अपने राइटिंग स्किल का प्रयोग करके अपने छात्रों को रीइंफोर्समेंट करता है कि किस तरह से वो पुनर्बलित हों और अपने कार्य को और अच्छे ढंग से करें, अपने जो भी चीज़ें वो सीख रहे हैं उसको और अच्छे ढंग से करें। क्लियर। अब यहाँ पर हम देखें नंबर 4 पॉइंट पे, सो व्हाट दे हैव लर्न बाय राइटिंग आंसर एंड क्वेश्चन। लिखित रूप से उन्हें ये बताना कि वो कितना प्रश्न उत्तर आदि कर चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर राइटिंग स्किल के माध्यम से वो कितने क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं, इस तरह से राइटिंग स्किल के माध्यम से वो अपने शिक्षक को बता सकते हैं। साथ ही कक्षा में जो भी उनका इम्प्रूवमेंट हुआ है वो उनकी राइटिंग स्किल की बदौलत ही हुआ है, क्योंकि जो भी एक तरह से बात करें हम, जो भी मूल्यांकन होता है वो उनकी राइटिंग स्किल के माध्यम से होता है। मौखिक भी होता है लेकिन राइटिंग स्किल का जो परिणाम होता है वो लिखित रूप में लोगों के सामने होता है। तो एक तरह से राइटिंग स्किल प्रत्येक क्षेत्र में, छात्र के जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब यहाँ पर आपका 4 पॉइंट हो गया। नंबर 5 पर हम देखें, इट इज मीन्स टू टेस्टिंग दियर नॉलेज। तो दोस्तों राइटिंग स्किल का मतलब होता है ज्ञान का आकलन करना। किस तरह से? जिस तरह से छात्र राइटिंग स्किल के माध्यम से अपने अलग अलग विषयों का, यहाँ पर इसके पहले हमने देखा था कि वो अलग अलग विषयों का एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है, उसी तरह से उनके अलग अलग विषयों का जब एग्जाम होता है तो उस एग्जाम का जो रिकॉर्ड होता है वो शिक्षक मेंटेन करता है। तो एक तरह से यहाँ पर हम बात करें तो उनके जो भी नॉलेज है उसका टेस्ट लिया जाता है शिक्षक के माध्यम से और इस तरह से उनकी राइटिंग स्किल को भी देखा जाता है। क्लियर। अब हम देखें नंबर 6 पर, मेक राइटिंग परफेक्ट। लिखावट का अच्छा करने में भी राइटिंग स्किल महत्वपूर्ण होती है कि दोस्तों राइटिंग स्किल के माध्यम से जो भी छात्र हैं वो अपने राइटिंग को इम्प्रूव करते हैं। किस तरह से? राइटिंग के माध्यम से जो भी, अगर हम बात करें छोटे कक्षाओं की, तो छोटी कक्षाओं में इंग्लिश राइटिंग, हिंदी राइटिंग की अलग अलग बुक होती है जिसमें छात्र उस बुक को फिलअप करते हैं और वो अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करते हैं। क्लियर। नंबर 7 पर हम देखें, एग्जाम्पल द राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल का उदाहरण देने के लिए भी राइटिंग स्किल महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों राइटिंग स्किल का उदाहरण देने के लिए भी राइटिंग स्किल महत्वपूर्ण है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम देखें हमारी कक्षा में बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है, तो एक तरह से उनकी राइटिंग को दिखा करके शिक्षक अपने छात्रों को मोटिवेट करता है कि बेटा ये देखो इसने कितने अच्छे ढंग से राइटिंग की है, तो एक तरह से आप भी इससे सुंदर राइटिंग करो, इससे अच्छी राइटिंग करो। तो एक तरह से यहाँ पे छात्र उनकी राइटिंग को देख करके मोटिवेट हो रहे हैं। तो राइटिंग स्किल के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्लियर। अब ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 37। तो दोस्तों 37 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। यहाँ पे देखिए, डिस्क्राइब द प्रोनाउंसिएशन विथ एग्जाम्पल। यहाँ पे हमें शब्द उच्चारण जो किया जाता है उसके बारे में हमें देखना है। तो यहाँ पर देखिए आंसर, प्रोनाउंसिएशन इज द वे इन विच ए लैंग्वेज और ए पर्टिकुलर वर्ड और साउंड इज प्रोनाउंस्ड। उच्चारण एक तरीका है जिससे कि एक भाषा, एक शब्द या एक ध्वनि को उच्चारित किया जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोनाउंस वर्ड्स करेक्टली। और बात करें हम तो यह शब्दों को उच्चारित करने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो शब्दों को उच्चारित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इट हेल्प अस टू स्पीक बेटर एंड बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस। तो दोस्तों यह हमें बोलने में सहायता करता है और हमें जो प्रोनाउंसिएशन होता है, दोस्तों अगर आप प्रोनाउंसिएशन अच्छा कर रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, क्योंकि दोस्तों
अगर आप एक लैंग्वेज सीख रहे हैं तो लैंग्वेज में प्रोनाउंसिएशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रोनाउंसिएशन अच्छा कर रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेट्स प्रैक्टिस टू प्रोनाउंस सम वर्ड्स। यहाँ पर देखिए नंबर 1 है द यूज ऑफ साइलेंट, यानी कि यहाँ पे साइलेंट एच का यूज किस तरह से होता है, उसका किस तरह से प्रोनाउंसिएशन होता है। यहाँ पे देखिए एच को अंडरलाइन किया गया क्योंकि यहाँ पे एच साइलेंट है, इसको पढ़ा जाएगा ऑनेस्टी। यहाँ पे देखिए एच साइलेंट है तो इसको पढ़ा जाएगा ऑनरी, और यहाँ पर देखिए एच साइलेंट है तो इसको पढ़ा जाएगा आवर, और यहाँ पर एच साइलेंट है इसको पढ़ा जाएगा एयर। अब यहाँ पर देखिए नंबर 2 पर द यूज ऑफ साइलेंट लेटर इन सम वर्ड्स। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो हैं जिनका यूज किया जाता है साइलेंट लेटर के रूप में। यहाँ पे देखिए यहाँ पे डी साइलेंट है तो इसको क्या पढ़ा जाएगा हैंडसम, और यहाँ पे बी साइलेंट है तो इसको क्या पढ़ा जाएगा काम, और यहाँ पे एस साइलेंट है तो इसको आइलैंड, और यहाँ पर देखिए पी और एल साइलेंट है तो इसको शाम पढ़ा जाता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमें हमारे शिक्षक ही बताते हैं कि यहाँ पे किस तरह से कौन सा वर्ड साइलेंट होता है तो उसको क्या पढ़ा जाता है, क्योंकि जब हमें इन सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होती तो हम इसको PSAALM पढ़ेंगे तो इसको पसलाम पढ़ सकते हैं, या फिर आइजलैंड पढ़ सकते हैं, या हैंडसम पढ़ सकते हैं। तो एक तरह से ये सारी जो हमारे अंदर है, ये सारी जो कमियां हैं ना, इन सारी कमियों को दूर हमारे शिक्षक ही करते हैं कि यहाँ पे कौन सा वर्ड साइलेंट है उसको बता करके। क्लियर। अब हम देखें नंबर 3 पर है द डिफरेंट साउंड्स ऑफ एस। तो दोस्तों यहाँ पे एस के अलग अलग साउंड किस तरह से निकलते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए सुपर, सीप, और यहाँ पर देखेंगे सरमाइज। यहाँ पे एस का सरमाइज, यस ई को जग पढ़ा जा रहा है। यहाँ पे देखिए जर्सी। तो यहाँ पे एस यानी कि एस साउंड के अलग अलग हिंदी में उच्चारित हो रहे हैं। क्लियर। अब हम चलिए, आज आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 37 तक। इस पार्ट में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि आपको कहाँ कौन सी परेशानी हो रही है। और अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों साथ ही इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, और खूब मेहनत से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए, क्योंकि दोस्तों आपके एक एक मार्क्स बहुत ही ज़्यादा आपके जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। एक एक मार्क्स आपके लिए आपकी सफलता की कुंजी होंगे। तो दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।